हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है यहाँ पे बोला गया है, लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। मैनी पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर्स, नॉट रियलाइजिंग दैट एवरी वन हैज़ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। लाइफ में आप बोल सकते हैं लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है अगर आप उसको उस वे में देखें। मतलब आप देखेंगे नॉर्मली एक जो स्टूडेंट अपनी लाइफ में सोचता है कि वो एक आईएएस बन जाए, या फिर वो एक एसडीएम बन जाए, या फिर कोई एक बहुत ही उसकी नज़र में जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो उसकी जैसे कोई डीएम हो सकता है या फिर कोई दूसरा बड़ा अधिकारी, उसकी तरह वो बनना चाहता है। लेकिन अगर उसकी तरीके वो मेहनत नहीं करता, उसके जितना वो परिश्रम नहीं करता, तो वो कभी भी उस तरीके नहीं बन पाएगा। तो यही बात बोली जा रही है कि काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोग हीरो बनना चाहते हैं बॉलीवुड के, बहुत सारे लोग क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, या फिर कोई दूसरी चीज़ जो उन्हें इंस्पायर करती है। तो दोस्तों, कॉपी करना मैं नहीं मानता कि ये बुरी बात है, लेकिन आप उस जो चीज़ कॉपी कर रहे हैं उसको एक अगर ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली उस चीज़ को कॉपी नहीं कर रहे हैं, उनकी मेहनत नहीं देख रहे हैं आप, उनके सिर्फ आप उनके ग्लैमर को देख रहे हैं कि उनके पास ये गाड़ी है, ये बंगला है, या ये दूसरी चीज़ें, आप उनके पीछे जो एक मेहनत छिपी हुई है, उनका जो डेडिकेशन है, उसे आप एस्पायर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। और इसी वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि हर लाइफ में हर इंसान का एक अलग टैलेंट होता है, अलग उसकी चाहत होती है कि वो उसके वेरिएशन होता है उसकी लाइफ में, कि वो कोई अच्छा एक राइटर बन सकता है, कोई अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। तो आपके अंदर ये जो जुनून होता है वही आपको लेके आगे जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता दूं यहाँ पे, कि ये जो मैं लेक्चर बनाता हूँ ये सभी लोगों के लिए एक रेलेवेंट रहता है। ये वीडियो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वनडे एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो सभी लोगों के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि मैं इसमें सभी टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता हूं। या फिर कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो अपने आप को करंट से अपडेट रखना चाहता है, वो इसे देख सकता है और अपने आप को सारी चीज़ों को अपडेट करके रख सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था आपके लिए। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना वायरस की। आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर इस समय 1,40,56,842 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से लगभग 83,58,402 लोग पूरी तरीके ठीक हो चुके हैं। उसके बाद 5,94,971 लोग की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से। टॉप पे अगर आप देखेंगे तो यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, पेरू, चिली चिली साउथ अफ्रीका, ये सारे देश बने हुए हैं। टॉप पे यूएसए का अगर नंबर देखेंगे आप तो 37,20,000 के आसपास ये नंबर पहुंच गया है, और लगभग रोज 25 लाख केसेस निकल के आ रहे हैं। वहीं इंडिया को आप देखेंगे तो 30,000 से प्लस केसेस पर डे निकल के आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। आप देखेंगे इंडिया के अंदर टोटल अब हम लोग 10 लाख केसेस क्रॉस कर चुके हैं, और ये जो इसमें से 65 लाख लोग अब पूरी तरीके रिकवर कर चुके हैं। इसमें से 26,267 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। आप यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यहाँ पे इसको देखिए आप, साउथ अफ्रीका काफ़ी तेज़ी से ये ऊपर आ रहा है। दूसरे आप ये कुछ दिन पहले आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हुआ करता था 11वें 12वें नंबर पे, अब ये बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। तो ये नए नए कंट्रीज़ निकल के आ रहे हैं। पहले ट्रेंड में यूएस था, फिर जर्मनी, फ्रांस था, लेकिन अब ये सारे कंट्रीज़ निकल के आ रहे हैं जो कि जहाँ की आप जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है। चलता हूँ दूसरी अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया यूएस एनर्जी पार्टनरशिप की। स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप मतलब आप देखेंगे यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की बात की जा रही है। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये अगर आप समझें कि सस्टेनेबली मतलब जो भी रिसोर्सेज आज हम नेचुरली जो प्रेजेंट हैं, जैसे आप देखिए ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर्स हो गई, जंगल हो गए हमारे, उसके बाद जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हें अगर आज हम अच्छे से जुडिशियसली यूज़ करके नहीं चलेंगे, तो कल को जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको हम ये कैसे अश्योर कर पाएंगे कि कल वो भी ये सारी चीज़ें, पेट्रोल हो गया या फिर पानी हो गया, या फिर जो भी चीज़ें आज हम ईजिली अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो भी कल अफोर्ड कर पाएंगे। तो यही बात कि जो भी हम चीज़ें आज यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें अच्छे से यूज़ करें, जिससे कि आने वाली जनरेशन भी उसे उसी तरीके से यूज़ कर पाए जैसा कि हम कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इंडिया यूएस जो सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर है उसमें बात की गई है इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की, जिसको को चेयर किया गया है नीति आयोग और यूएसएआईडी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसके द्वारा चेयर किया गया। उसके बाद आप देखेंगे जो सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर्स हैं इसमें एनर्जी डेटा मैनेजमेंट की बात करी गई है, एनर्जी मॉडलिंग, कोलैबोरेशन, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, जैसे कम से कम जिन चीज़ों में कार्बन का उत्सर्जन हो, CO2 का कम से कम एमिशन हो, कार्बन एमिशन बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए। जैसे आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे हम जो स्विच कर रहे हैं, जैसे अभी रीवा में देखा बहुत बड़ा एक सोलर प्लांट डाला गया। उसी तरीके से दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हम कैसे प्रॉपरली लेके चल सकते हैं। ये एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर के हिसाब से काम करता है। एज एन इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को लॉन्च किया गया। एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो EMF है ये USA के अंदर है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1976 के अंदर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे जो लीडिंग मॉडलिंग एक्सपर्ट्स होते हैं ये डिसीजन मेकर्स होते हैं, गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज से आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद आप देखेंगे जो फोरम है ये प्रोवाइड करता है अनबायस्ड मतलब निष्पक्ष एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो कि एनर्जी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उनको एड्रेस किया जा सके। इंडिया में अगर आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी फॉर्मलाइज्ड सेक्टर नहीं है जहाँ पे ऐसे मॉडलिंग फोरम में ये सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सके। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो है वो बेसिकली काम करता है जिससे कि इंपॉर्टेंट एनर्जी और एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। उसके बाद डिसीजन मेकिंग को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग देखने को मिले कि किन प्रोजेक्ट, जैसे आप देखें कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट आता है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, उसको कैसे इंप्लीमेंट करके चलना है, कैसे उसको तुरंत क्लियरेंस देना है कि नहीं देना है। अभी आपने देखा होगा जब लॉकडाउन का टाइम था तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया बिना किसी सर्वे के, बिना किसी आपने देखा होगा कोल आवंटन हुआ बहुत बड़ा एक उसमें। तो ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है उसके पीछे एक बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है। तो दोस्तों अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के बिना इन सारे प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दिया जाएगा तो हमारा जो फ्लोरा है, हमारा जो फाउना है, जो जंगली जानवर जीव जंतु हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसे आपने देखा कि ये कोविड-19 जो है ये भी कहा जाता है कि इसी वजह से निकल गया है क्योंकि चाइना ने अपने देश के अंदर बहुत ही ह्यूजली अपने जो जंगल है वहाँ पेनिट्रेट किया और उसके बाद जो वहाँ से अलग अलग अपने फ़ायदे के हिसाब से पेड़ काटे, जंगल काटे, जानवर मारे और उनको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो हर चीज़ की। और उसके बाद में आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है कोविड-19 के रूप में जिससे कि पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। तो ऐसे ही अगर हम सस्टेनेबली चीज़ों को यूज़ करके चलेंगे तो हमें आगे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की जा रही है, अच्छे से गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करे अपने पार्टनर्स जो और हैं, जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनको उनके साथ हारमोनी से चल सके। उसके बाद जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सचेंज कर सकें और हाई क्वालिटी स्टडी प्रोवाइड कराए। मतलब आप देखेंगे जो US हो गया, UK हो गया, ये सब एनवायरनमेंट के लिए इतना इतना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, एक स्पेसिफिक स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे भी एनर्जी का जो इंडिया US एनर्जी पार्टनरशिप है वहाँ पे भी ये चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है कि वही एनर्जी को अमल में लाया जाए जिससे कि कम से कम कार्बन एमिशन हो। आप देखिए हाइड्रोजन पावर आने वाले टाइम में एक ट्रेंडिंग है, जैसे कि आप जापान में देखेंगे, UK यूनाइटेड किंगडम में देखेंगे, हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है सिर्फ वाटर होता है और इसे बहुत ही बड़े पैमाने पे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, बड़े पैमाने पे कार और एनर्जी की तरह यूज़ किया जा सकता है, एनर्जी नीड्स को एड्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे जो गैप्स हैं, जो एनर्जी गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखेंगे एक जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस सारी चीज़ों में प्रॉपरली फोकस करके चल सकें, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। नीति आयोग ने अभी इनिशियली कोऑर्डिनेट की है इन सारी एक्टिविटीज़ को और जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसको फाइनलाइज किया। ये जो फोरम है बेसिकली इसमें आपको देखने को मिलेगा जो नॉलेज पार्टनर्स हैं, डेटा एजेंसीज़ हैं, वो सारी जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो सब मिल के इसमें काम करेंगे और इंडिया US जो स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है उसको एक नई दिशा में आगे ले जाएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है निष्ठा प्रोग्राम। दोस्तों आपने सुना होगा निष्ठा प्रोग्राम, अपनी फैमिली में अगर कोई टीचर है आपके तो आपने ज़रूर सुना होगा, निष्ठा ट्रेनिंग उन्होंने करी होगी। उस जो भी टीचर है इसे बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में देखने को मिलता है। निष्ठा जो ट्रेनिंग है इसमें आप देखेंगे जो फेस टू फेस मोड इसे
लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। जो 33 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज, ये सब मिल के इसे लॉन्च किया गया और इसमें सभी का कोलैबोरेशन देखने को मिला समग्र शिक्षा के तहत, कि सभी लोग इस प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग में काम करें और जो बच्चे हैं उनका जो लर्निंग आउटकम है उसे प्रॉपर बेहतर तरीके से बनाया जा सके, जिससे कि बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को और वो आगे चल के इंडियन इकोनॉमी में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें। यहाँ पे आप देखेंगे जो 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, जो निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसे कंप्लीट किया गया एनसीईआरटी के द्वारा। जो कि आप देखेंगे एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप किसी अच्छे जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो उसे आप उसके द्वारा, उस एनसीईआरटी के द्वारा स्टेट लेवल पे इसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली जो इसमें ट्रेनिंग है उसमें अभी लगभग 24 लाख टीचर जो बचे हुए हैं उनको अभी ये आगे ऑनलाइन मोड में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, जिसको आप देखेंगे ये ट्रेनिंग दीक्षा और निष्ठा पोर्टल्स जो कि एनसीईआरटी के द्वारा मैनेज किए जाएंगे, उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों पूरी बात यहाँ जो कवायद है वो सारी है एजुकेशन की, कैसे हम अपने एजुकेशन के सिस्टम को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया के जो अभी गवर्नमेंट स्कूल हैं, दिल्ली को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट कि दिल्ली ने बहुत अच्छा काम किया है एजुकेशन पे, वैसे ही अगर आप दूसरे स्टेट्स के एजुकेशन देखेंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में होती है उसकी और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ के बच्चों में और गवर्नमेंट स्कूल के जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनमें बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यही गैप फिल करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो भी उसी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, गवर्नमेंट उसी लेवल का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सके जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा जितनी अच्छी एजुकेशन उतना अच्छा इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी कि पीसीजीएस। इसे अभी रीवैम्प, मतलब कि फिर से रीवैम्प करी गई है, फिर से इसको रिवाइज किया गया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। और इसमें जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, एनबीएफसीज जैसे आप देखिए एलआईसी आपने सुनी होगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद यूटीआई और बहुत सारी दूसरी एनबीएफसीज हैं जो काम कर रही हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती है कि आप पैसा जमा कर रहे हैं निकाल रहे हैं। इसमें आप देखेंगे पैसा आपने जमा कर दिया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद आपने वहाँ से वो पैसा निकाल लिया इंटरेस्ट के साथ में, या फिर आपने इंश्योरेंस ले लिया, मान लीजिए कुछ हो जाता है, कुछ कैजुअलिटी हो जाती है किसी के साथ, तो उसका एटलीस्ट जो उसके डिपेंडेंट्स हैं वो उनकी लाइफ सिक्योर रहे। ये सारी चीज़ें जो है वो एनबीएफसी में आपको देखने को मिलती हैं। इसमें 20% का पोर्टफोलियो गारंटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, और जो जिससे कि जो परचेज ऑफ बॉन्ड्स और फॉर कमर्शियल पेपर्स हैं उनमें जिनको भी ए रेटिंग मिली हुई है उनको ये 20% प्रोवाइड कराया जाएगा और ये इशू किया जाएगा एनबीएफसीज के द्वारा। आप देखेंगे सम ऑफ दीज बॉन्ड्स जैसे कि कमर्शियल पेपर्स जिनको रेट किया गया, अब ये क्या रेटिंग क्या है, ए क्या है, ए आप देखेंगे मूडीज़ के द्वारा और जो दूसरे नेशनल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा इंडियन इंडस्ट्री को रेट किया जाता है, और उस ही हिसाब से अलग अलग देशों से या अलग अलग लोकल इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उस रेटिंग के हिसाब से। तो यही चीज़ बात यहाँ पे बोली जा रही है। आप देखेंगे एनबीएफसीज ने जो इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है जिससे कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकें। परचेज ऑफ बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर जो कि बिलो एक से कम है जिनको रेट किया गया है, मतलब उनकी जो खस्ता हालत है, इकोनॉमी जो है जब गिरी है उनकी, तो उनकी पूरी इंडस्ट्री मतलब पूरी गड्ढे में चली गई, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है, तो उनको कहीं ना कहीं रिवाइव करने की बात की जा रही है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एक मैच्योरिटी पीरियड, जिनका आप देखेंगे पैसा कोई जमा किया उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या उससे कम है, तो आप वहाँ पे देखेंगे उसे बोला जाता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे जो इसका सबसे एक्टिव पार्ट है मनी मार्केट का, उसे आपको देखने को मिलेगा ये बिटवीन बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में होता है। आप इसे बोल सकते हैं कॉल मनी, और जो मार्केट होती है रेपो ट्रांजैक्शंस के बीच में, ये इसका आइडिया आप रख सकते हैं। जो फॉर्मर लोन्स हैं जो आप देखेंगे लेटर ऑफ सेल और बाय बैक एग्रीमेंट्स हैं, इन दोनों को ट्रेड नहीं किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जो मेन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स। ये सारी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो कि आप यूपीएससी में जब आप इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं। कभी जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा तो ये सारे टर्म्स को जो कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करूँगा और समझा दूंगा आपको।
फिर यहाँ पे आप मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं कि कैसे जो हमारे देश में लिक्विडिटी का जो क्रंच आया है, जो ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा लोगों की इंडस्ट्रीज़ में कमी आई है, उस सारी चीज़ों को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी स्कीम प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे कि कुल मिला के हमारी मार्केट में एक डिमांड जनरेट हो सके। लोगों के पास डिमांड जब जनरेट होगी तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो शूट अप करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होगा तो हमारी जो इकोनॉमी की पूरी साइकिल है वो आपको फिर से चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे बात की जा रही है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? इसमें आप देखेंगे जो मैटरनल डेथ्स होती है, मतलब किसी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जो अगर डेथ हो जाती है उसकी रिप्रोडक्टिव एज में, तो दैट इज़ वेयर यू कंस्टिट्यूट की मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है इंडिया में वो अब काफ़ी ज़्यादा घट गया है। इसका मतलब हमारी सरकार जो जननी सुरक्षा है उसके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम कर रही है, तभी ये नंबर घटा है। अगर आप ओवरऑल एवरेज देखेंगे इंडिया का तो ये 113 हो गया है, जो कि आप देखेंगे 15-17 में ये 122 हुआ करता था और ये 14-16 के बीच में 130 हुआ करता था। तो ये नंबर 113, मतलब आप बोल सकते हैं 113 महिलाओं की मौत हो रही है पर 1 लाख वुमेन जो कि प्रेग्नेंट हैं। आप यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जब आप वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई हो या वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ऐसे डेटा को अगर आप कोट करेंगे या फिर आपको इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हमारा जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है किसी स्टेट का या फिर किसी आप जिस लोकल स्टेट से हैं उसका पूछ सकते हैं, या फिर जिस पूरे इंडिया लेवल पे क्या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो पूछा जा सकता है। आप देखेंगे जो स्पेशल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके द्वारा ये डेटा दिया गया है। इसके जो की इंडिकेटर्स हैं उसमें देखेंगे जो एमएमआर है इसे डिफाइन किया जाता है, जो मैटरनल मोर्टिलिटी डेथ पर लैक लाइव बर्थ होती हैं। तो ये मैंने आपको अभी बताया जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें बात की गई है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को 70 से भी कम करने की ज़रूरत है पर 1 लाख लाइव बर्थ, मतलब 1 लाख अगर महिलाएं किसी मतलब बच्चे को जन्म दे रही हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 70 महिलाओं की ही अधिक से अधिक जान जा सकती है या जान जानी चाहिए, तभी हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट हिट कर सकेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि सेट किए गए हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ों पे बात करी गई है। मैं आपको अगले बार बताऊंगा ये एग्जैक्टली पूरा। तो जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है इसमें आप देखेंगे असम में 215 है, काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में 149 है, मध्य प्रदेश में 173, छत्तीसगढ़ 149, ओडिशा 150, राजस्थान 164, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलेगा 197, उत्तराखंड में 99। अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, या फिर राजस्थान पीसीएस के लिए ये क्वेश्चन। तो ये सारे जो स्टेट पीसीएस लेवल की अगर आप प्रिपरेशन है तो उसमें आप ज़रूर ये सारे नंबर्स को एक जगह लिख के रखिए, जिससे कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए तो आप ये सारे नंबर्स कोट कर सकें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सदर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, जो दक्षिण भारत है, जो आप यहाँ वाले स्टेट जैसे केरल हो गया, उसके बाद ये कर्नाटक हो गया, फिर ये ऊपर महाराष्ट्र, ये गोवा, उसके बाद इसी तरीके आप यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स में आपको कुछ नंबर बढ़िया देखने को मिलेगा। जैसे आप आंध्र प्रदेश में देखिए ये 65 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 70 बोला गया लेकिन यहाँ पे 65 है, कितना अच्छा। तमिलनाडु में तेलंगाना में 63 है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा 92, केरला में सबसे अच्छा है 43, उसके बाद तमिलनाडु में 60। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका जो जितना अच्छा किसी भी स्टेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने ही ज़्यादा कम नंबर होंगे, ये उतना मैटरनल मोर्टिलिटी जो रेशियो है उतनी ही कम महिलाओं की जान जाएगी जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छा खाएंगी, अच्छी उनकी हेल्थ होगी, अच्छे हॉस्पिटल्स में सुविधाएं होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सरवाइव करेंगी, वो अच्छी माँ बनेंगी और अच्छे से वो अपने बच्चे का भी ध्यान रखेंगी। तो ये सारी बात यहाँ पे की जा रही है। जो मैटरनल मोर्टिलिटी है किसी भी रीजन की वहाँ की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बोला गया है जो मैटरनल डेथ है वो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है जब उसकी डेथ होती है या फिर उस जब भी प्रेगनेंसी को अगर कोई टर्मिनेट कर देती है महिला, उसके बाद 42 दिन तक उसकी अगर जान जाती है वो, या फिर किसी दूसरे कारण से प्रेगनेंसी के टाइम उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सारे नंबर्स को काउंट किया जाएगा इस मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो के अंदर ही, जो कि आप याद रख सकते हैं।
यहाँ पे बात की जा रही है गोल्डन टाइगर की। गोल्डन टाइगर अभी ये जो आप देख सकते हैं कितना सुंदर टाइगर है। इसे अभी देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसका नाम आप देखिए KAZI-106F। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है KAZI-10F क्या है? टाइगर है, लायन है, या डियर है, या कुछ याक है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन ये न्यूज़ कवर कर रखी है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं कि काजी 106F ये एक टाइग्रेस मतलब कि बाघिन है। आप देखेंगे ये लाइटर येलोइश स्किन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट कलर का है, इसी वजह से इसे गोल्डन बोला जा रहा है। और जो इसके ब्लैक स्ट्राइप्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं। तो आप यहाँ पे जो इसका एब्डोमिनल रीजन है, ये जो रीजन है ये पूरा वाइट आप देख सकते हैं। इसमें जो बात की जा रही है कि ये टाइगर बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपको असम के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको देखने को मिला। आप यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो बेसिकली ये जो कलर चेंज है, ये बेसिकली जो जीन्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे अगोटी जीन, या फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टैबी जीन, ये सारे जो जीन हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी लायन के कलर के लिए। आप देखेंगे अगर ये ज़्यादा जीन प्रोड्यूस हो रहा है तो कलर डार्क हो जाएगा, अगर ये जीन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कलर लाइट हो जाएगा। बेसिक इतनी चीज़ आप समझिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपसे पूछेंगे तो अगोटी जीन या टैबी जीन के बारे में पूछ लेंगे ये किस चीज़ से रिलेटेड है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं कुछ बनता। आप देखेंगे जो ये जीन का सप्रेशन है जो मैंने आपको बताया, उसकी वजह से कलर चेंज देखने को मिलता है। और जो इंटरेक्शन होता है, जैसे आप देखेंगे कई बार जो मान लीजिए किसी घने जंगल में कोई बाघ रहता है तो वहाँ पे जो सनलाइट है वो कम देखने को मिलती है, उसकी वजह से भी काफ़ी बार कलर चेंज देखने को मिलता है। आपको ऐसा ही एक ब्लैक टाइगर देखने को कुछ साल पहले न्यूज़ में दिखा था। 2008 के अंदर में ब्लैक टाइगर ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाया गया था, जो कि उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं जहां से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, या फिर कोई किसी वजह से वो टाइगर रिजर्व या दूसरी जगह वो न्यूज़ में रहती है। जैसे आप देखिए गोल्डन टाइगर की वजह से ये न्यूज़ में है। ऐसे ही अलग अलग जो न्यूज़ में रहते हैं वो सारी जगह आप वो सारी जो रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उसको एक जगह जॉट डाउन करके रखिए, लिख के रखिए कि क्यों किस लिए ये न्यूज़ में है। और फाइनली आप देखेंगे कि सब कुछ रट नहीं सकता कोई, सारे बायोस्फीयर नहीं रट सकते आप, सारे जो नेशनल पार्क है वो नहीं रट सकते, लेकिन एक बेसिक आइडिया तो रख ही सकते हैं ना कि ये न्यूज़ में ये कहाँ पे है, काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है, या फिर शिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो ये सब चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। तो आप यहाँ पे देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर लगभग 121 टाइगर्स देखने को मिलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो टाइगर्स की डेंसिटी है वो सबसे हाई है। मतलब इतने सारे इंडिया में आप देखेंगे, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, या फिर वेस्ट बंगाल में, केरला में, हर जगह टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है देखने को वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे जो असम में 4 और जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनका क्या नाम है, वो है काजीरंगा, मानस, ओरांग, ये और नामेरी नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी तक आप देखेंगे जो स्टेट में लगभग 70 जो टाइगर रिजर्व से 2006 के अंदर, अब वो लगभग 250% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो आप ये याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है रिजर्वेशन फॉर डिसेबल्ड। सबसे पहले देखिए क्या फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35 में देखने को मिलती है। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 देखने को मिलती है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आपको 19 टू 21 देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपको 22 से 23 देखने को मिलती है, सॉरी 22 से 24 के बीच में देखने को मिलती है। उसके बाद राइट टू फ्रीली प्रोफेस रिलीजन आपको 25 से 28 के बीच में देखने को मिलती है। उसके बाद राइट अगेंस्ट कल्चर और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी राइट आपको देखने को मिलती हैं आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं जिनको आप बोलते हैं, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे आपने देखा होगा, इनको आर्टिकल 32 से 35 के बीच में रखा जाता है। इसमें हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, जिससे कि आपकी जो राइट्स हैं आप उन राइट्स की फ़ाइट के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट में अपनी वो राइट के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल राइट थी, ये आप याद रखिए, बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको भी पता होनी
चाहिए, जिससे कि जहाँ पे भी क्वेश्चन कोई बने तो आप उसको तुरंत फ्रेम आउट कर सकें या फिर बता सकें। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि जो भी आपके डिसेबल्ड जो दिव्यांग लोग होंगे उनको वही रिजर्वेशन दिया जाएगा जो किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट को दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में, एजुकेशन में या फिर दूसरे सेक्टर्स में, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस। मतलब वो किसी अमीर खानदान से आते हो, गरीब खानदान से आते हो, या जिस भी जगह से सोशल स्टेटस है उस वो मायने नहीं रखता, कहीं से भी वो आते हैं उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, डिसेबल्ड जो दिव्यांग लोग हैं। और आप देखेंगे ये सोसाइटी का एक सबसे अंडर प्रिविलेज और अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शन रहा है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आप दिव्यांग जो लोग होते हैं जिनके पैर नहीं है, जिन जो आँख से देख नहीं सकते, किसी का हाथ नहीं है, तो ये लोग सोसाइटी में एक सबसे ज़्यादा एक इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इनको कोई जॉब नहीं देता जल्दी, इनको कोई अपने साथ काम नहीं करने के लिए रखता, तो ये सबसे ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसी वजह से ये रिजर्वेशन की बात की जा रही है। जो एजुकेशनल इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि लगभग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो इलिटरेसी है इन लोगों में सबसे ज़्यादा डिसेबल्ड सेक्शन में देखने को मिलती है। और इस वजह से आप देखेंगे कि ये जो डिसेबल्ड चिल्ड्रेन होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे जो इनकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा सोशली एक ये बैकवर्ड फील करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 2001 सेंसस जो हुआ उसमें लिटरेसी रेट जो है डिसेबल्ड का सिर्फ और सिर्फ 51% था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जर्जर स्थिति में ये लोग हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो एविडेंस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने की जो बात करता है, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी तो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो प्रॉपर उनका जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ साल पहले एक ऐसा डिसीजन दिया था जहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ सोशली बैकवर्ड, यही डिफरेंस है अभी वाले सुप्रीम कोर्ट के और जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लोग होंगे, जो दिव्यांग लोग होंगे, उनको इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं, मतलब अमीर गरीब किसी से भी आते हैं उनको वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि जो भी कैंडिडेट्स, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो गरीब सोसाइटी से, गरीब तबके से आते हैं उनको ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे मतलब अगर पैसे वाले लोग हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी वो ले सकते हैं, अच्छी व्हील चेयर ले सकते हैं, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई भी ये एडिटोरियल में ये बात नहीं की गई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा कम एजुकेशन है वो इन लोगों को ही होती है, कम एजुकेशन की वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो लॉ है वो बोलता है कि राइट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, इसके तहत ये इनकी रिजर्वेशन की बात की जाती है। आप देखेंगे 2016 के अंदर अभी जो कोटा है ये बढ़ा दिया गया 3 से 5% के बीच में, और ये प्राइवेट सेक्टर में भी इनकी हायरिंग हो इसलिए एक रिजर्वेशन इनको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये लोग डिसेबल्ड लोग हैं इनको कैसे गवर्नमेंट इनको एक फैसिलिटी देने की बात की जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा डिसेबल्ड सेक्शन है इसको बहुत ज़्यादा एक बूस्ट की ज़रूरत है, जिससे कि अभी आप देखेंगे कि जो कोविड-19 चल रहा है इस वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले लोगों में माइग्रेंट्स और डिसेबल्ड लोग ही हैं। तो इनको अगर सरकार ऐसे कदम या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो ऐसा आता है, हालांकि थोड़ा सा इसमें अल्टर किया जा सकता था कि सोशली जो बैकवर्ड हैं उनको इसमें इंक्लूड ना किया जाए, लेकिन जो भी है अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो डिसेबल्ड सेक्शन का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की जा रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे देश में, अगर मैं आपको एक मोटा मोटा जिस्ट दूं तो यहाँ पे जो हमारा देश है यहाँ पे जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें जो भी दवाएं बनती हैं, जेनरिक मेडिसिन, उसमें जो सारा रॉ मटेरियल है वो सारा आपको चाइना से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये चाइना और इटली का जो बूम है रॉ मटेरियल मार्केट में, उसको कहीं ना कहीं कम करने की बात की जा रही है। आप देखेंगे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद आप देखेंगे चाइना, इटली टॉप पे हैं और इंडिया 14th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इसके बाद आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ड्रग कंपनीज़ का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं उसमें डोमेस्टिक टर्नओवर लगभग 1.4 लाख करोड़, जो कि एक ह्यूज नंबर है, आपको देखने को मिलता है 2019 के अंदर। इसमें जो एक्सपोर्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा 200 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। डिस्पाइट
राइट कि एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है हमारे पास, लेकिन लो प्रॉफिट मार्जिन्स की वजह से नॉन ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री और जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। आप देखेंगे एपीआई यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंडिकेटर्स हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो ये रॉ मटेरियल होता है उसको हम बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। एपीआई जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक चीपर ऑप्शन है, जिससे कि अगर हमें ये सस्ता मिलेगा तो हम काफ़ी अच्छी से और जल्दी से ज़्यादा सस्ती दवा बना सकेंगे और मार्केट में अपना एक जो बेस है वो इंक्रीज़ कर सकेंगे। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि अभी जो जो एपीआई है फार्मास्यूटिकल इंडिकेटर, इसमें आप देखेंगे चाइना पे हमारी ह्यूज डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की, और लगभग 68% जो हमारा इंपोर्ट है वो देखने को मिलता है। हमारी जो पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें बहुत ह्यूज इंपोर्ट चाइना की तरफ से देखा जाता है। तो हमें अगर ये रिवाइव करना है, कम करना है, तो हमें आगे चल के अपनी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम करनी होगी और खुद से चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। वही बात टीआईएफएसी रिपोर्ट, सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि टीआईएफएसी रिपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये आप याद करिए। इसमें बोला गया है कि जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग है, असेसमेंट काउंसिल है, ये बेसिकली है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ही आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल। तो ये बेसिकली बताती है कि कैसे पॉलिसीज़ को अच्छा करा जा सके, एपीआईज़ की जो डिपेंडेंसी है एपीआईज़ पे वो कम की जा सके, और हमें हम आप खुद से सेल्फ रिलायंट बन सके। कुछ इसकी जो रिपोर्ट की हाईलाइट है वो अगर आप देखेंगे तो इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात की जा रही, मतलब हमें खुद से एपीआईज़ को, अपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपना खुद से बनाना है, जिससे कि हम जो इकोनॉमिकली वाइबल, मतलब सस्ते में चीज़ें, सस्ते में दवा डेवलप कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे जो लिस्ट ऑफ एपीआईज़ हैं इसमें प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। जो मैन्युफैक्चरिंग और एसोसिएटेड एडवांटेजेस हैं इसमें ज़्यादा बूस्ट लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है। ज़्यादा आप देखेंगे मेजर जो चीज़ है इसमें कि इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने देश में ही एपीआई को अच्छे से डेवलप कर सकें और हमें किसी दूसरे देश की तरफ सर उठा के ना देखना पड़े। आप देखेंगे जो मिशन मोड है केमिकल इंजीनियरिंग और जो डिफाइंड टारगेट्स, इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी की हमारे देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम पैसा जो दिया जाता है, जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है, जिस वजह से हमारे देश में आप देखेंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें एक प्रॉपर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। हमें एक मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि पूरे इंडिया की जो नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। आप देखेंगे एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और फ्लोरिनेशन को कम कर सके। उसके बाद आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन प्रायोरिटी फर्मेंटेशन, लार्ज स्केल कैपेसिटी, इसके और ये सब इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी की बात की जा रही है। उसके बाद टेक्नोलॉजी हजार्डस जो रिएक्शंस हैं इनको कम करने की बात की जा रही है। उसके बाद जो दूसरे सजेशंस दिए गए इसमें बोला गया है कि आप बायो कैटालिसिस जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाइए, जिससे कि जो हमारी एंजीमाइटिक रिएक्शंस हैं उनको बढ़ा के हमारी एपीआई इंडस्ट्री को जो एक्सप्लॉइट करने की बात की जा रही है उसे बढ़ाया जा सके। जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो जिसमें न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे थाइमाइडिन का, सिस्टोसिन, आइडिन, एडिनिन, गुआनिन, तो ये सारी चीज़ों को इंडिजिनसली डेवलप किया जा सके। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं की जाती हैं, क्योंकि हमारे देश में जो साइनेशन प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो जो एस्ट्रॉइड्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियो एसिड्स ये सब बनाती हैं वो कोलैबोरेट कर सके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्विक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सके। मतलब जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट वो जैसे बना रही हैं, अगर इंडिया में कोई दूसरी इंडस्ट्री है उसको वो अपनी जो एक हेल्प प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि ये सब जो एपीआई है इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और हमारी जो ड्रग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जा सके। उसके आप बात देखेंगे जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन की बात करी जा रही है, इसको एक प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाए। आप अगर वे फॉरवर्ड देखेंगे तो वे फॉरवर्ड में आप देखेंगे जो हमारे जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, इन सारे सेक्टर में जो क्रिटिकलिटीज़ हैं उनको कम करने की बात की जा रही है। और जो इसमें आप देखेंगे जो हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है एपीआईज़ के लिए, वो स्पेशली चाइना से, उसको बहुत ज़्यादा ह्यूजली कम करने की ज़रूरत है, जिससे कि
कि हम खुद से आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर बन सके बिना किसी और के नीड के। हालांकि आत्मनिर्भर भारत में कोई भी ये चीज़ नहीं बोली जा रही है कि हम दूसरे से कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन चाइना जैसा देश जो हमारे देश के साथ, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ बार बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नज़र आता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक आइसोलेट करने के लिए ये एक बेहतर कदम होगा। उसके बाद वही बात यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिससे कि हम सेल्फ रिलायंट बने और अपना ज़्यादा से ज़्यादा एपीआई का प्रोडक्शन कर सकें। यहाँ पे पेंगोलिन के स्केल्स की बात की जा रही है। ये देखिए, जो पेंगोलिन, ये एक ऐसा जानवर है जिसकी ये जो स्केल्स होती हैं इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसका जो मीट है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी देखेंगे आप, जो इसका जो स्केल्स है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज इसका ट्रैफिकिंग देखने को मिली। इसके बाद आप देखेंगे, जब से कोविड 19 कोरोना वायरस फैला है उसकी वजह से इसकी जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2014 के बाद से सबसे बड़ा एक ये मार्केट में ये स्केल्स को सीज किया गया है। नंबर ऑफ पैंगोलिन्स जो हैं वो लीगली जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो बिल्कुल आप नील बोल सकते हैं। जो लीगली इंपोर्ट किया जाता है वो नील है, और जो इलीगली लगभग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें 2013 से 17 के बीच में 13 टन के आसपास जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया गया, अकॉर्डिंग टू यूएनओडीसी जो वाइल्ड लाइफ सीजर डेटाबेस है। आप यहाँ पे देखेंगे जो ज़्यादा इसका पर्पज़ है इस जो जानवर के मीट और स्केल्स के ट्रैफिकिंग का, वो है कि प्रेग्नेंट वुमेन में ये जो लैक्टेशन है वो बढ़ाती है। उसके बाद जो इसका मीट है टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को ये एनहांस करता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में जैसे नाइजीरिया वगैरह हो गई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है इसकी डिमांड। उसके बाद जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है वहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है। जो जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग नेशन है वो है चाइना। चाइना में लगभग चाइना से 99% जो लीगल ट्रेड है वो पेंगोलिन स्केल्स का किया जाता है। जो 19वीं सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो पेंगोलिन स्केल को स्टॉक पाइल्स ऑफ यूएन कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के तहत रखा गया था। उसके बाद भी आप देखेंगे इतना ह्यूज इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने को मिलता है। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, युगांडा, ये सारी कंट्रीज़ में लॉजिस्टिकल हब्स हैं बने हुए हैं वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के, पेंगोलिन के। ये आप याद रख सकते हैं कहाँ पे पेंगोलिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो ये है नाइजीरिया और जो दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए। नाइजीरिया में बेसिकली इसे देखने को मिलेगा जो वियतनाम के थ्रू इसे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँचाया जाता है। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने लगभग 23 टन पेंगोलिन स्केल्स को सीज़ किया है अक्टूबर 2019 तक। आप देखेंगे ये सारे जो शिपमेंट्स हैं ये नाइजीरिया से होते हुए साउथ कोरिया की तरफ लाए जा रहे थे। जो आप देखेंगे जो थ्रेट्स ऑफ ट्रैफिकिंग, तो वाइल्ड लाइफ जो ट्रैफिकिंग है वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट पहुंचाती है हमारे नेचर और बायोडाइवर्सिटी को। आप देखेंगे जो ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं उसमें जो बुचरिंग मतलब मीट बनाया जाता है, मीट का यूज़ किया जाता है, इलीगल सेल करी जाती है। इसकी वजह से जूनोटिक डिजीजेस देखने को मिलते हैं। अब जूनोटिक डिजीजेस क्या होते हैं? जूनोटिक डिजीजेस दोस्तों वो डिजीज़ होती हैं जब कोई भी बीमारी इन जानवरों से इंसानों में आ जाती है, दैट इज व्हाट यू कॉल जूनोटिक डिजीज। जैसा कि आपने देखा होगा कोविड 19 एक जूनोटिक डिजीज है। सार्स CoV-2 जिससे कोरोना वायरस होता है वो एक जूनोटिक डिजीज है। ये बेसिकली जंगलों में ये वायरस हुआ करता था, लेकिन जब चाइना के जो चाइनीज इंडस्ट्री है उसने यहाँ पे घुसने की कोशिश करी इन घने जंगलों में, तो ये बीमारी निकल के आई और उसके बाद ये पूरे विश्व में फैल गई। तो ये सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा वे फॉरवर्ड अगर आप देखेंगे तो ये एक क्रिमिनल है कि क्रिमिनल काम है कि आप ये सारी चीज़ें जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड कर रहे हैं पेंगोलिन स्केल्स का, इसको कहीं ना कहीं कम करिए और इसमें प्रॉपर जो नियम लगाइए जिससे कि सख्त से सख्त सज़ा मिल सके इन लोगों को। अगर ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करते हैं तो इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। जो नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो ह्यूज प्रॉफिट जनरेट किया जाता है वाइल्ड लाइफ क्राइम के तहत इसे कम किया जा सके। उसके बाद आप देखेंगे जो हमें ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को बचाएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंश्योर करें। और जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, ये रिपोर्ट जो है वो हेल्प करती है कि हम अपने इंटरनेशनल एजेंडा है उसको प्रमोट कर सकें। उसके बाद जो क्रिमिनल ऑफेंडर्स हैं उनको प्रॉपर एक सज़ा दिलाई जा सके, प्रॉपर लॉ बनाया जा सके जिसमें स्ट्रॉन्ग पीनल कोड्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर इंश्योर करी जाएंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाएगी इन सब चीज़ों में। तो दोस्तों ये था पूरा आज का लेक्चर।
दोस्तों अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आपको डिसलाइक करने का पूरा हक है, आप डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं जो भी चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आई तो वो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रॉफिट कर सकें, इससे एक हेल्प ले सकें, अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकें। और आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप जैसे पेंगोलिन का जो इलीगल ट्रेड है उसके बारे में एक आंसर लिख सकते हैं इस मेरे फेसबुक के ग्रुप पे। आप फेसबुक पे अपना आंसर फेसबुक के ग्रुप में आंसर पोस्ट कर सकते हैं अपना, या फिर जो फेसबुक पे मैंने पेज बनाया वहाँ पे आप अपनी पोस्ट भी डाल सकते हैं, जिससे कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप टेलीग्राम पे मेरे इस चैनल पे जाके आए सूत्रा में जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं फ्री स्लाइड्स। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपसे हो सके तो किसी भी बच्चे को जाके, किसी गरीब बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए, या फिर उसकी जो भी आप कुछ हेल्प कर सकते हैं उसकी एजुकेशन से रिलेटेड ज़रूर करिए, क्योंकि यही आपकी तरफ से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए। तो दोस्तों कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।